चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, हम जूम पे इसको स्टार्ट कर देंगे। उसमें थोड़ा स्मूथ चलता है, बट ड्यूरेशन का दिक्कत आता है उसमें 40 मिनट्स तक का। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? यस हाँ सर। सर। ओके फाइन। यस सर। ये था हमारा यूजीसी नेट का रिसर्च एंड स्टेट्स का सिलेबस। हम कल थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया था, पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इशू आया, तो लेट्स स्टार्ट विथ अगेन, है ना। मेन टॉपिक पे हम डायरेक्ट जाएंगे, ऑल का रिवीजन भी हो जाएगा। रिसर्च का मैंने मतलब बताया था आपको, है ना। अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च, अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑथर, अपनी अपनी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आपको जस्ट बाय हार्ट करना है। अगर देखें नेचर का रिसर्च, गुड इवनिंग रिसर्च सर। स्क्रीन बना अगर हम सर, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन विजिबल सबके लिए है, विजिबल तो पिन करो स्क्रीन को। सर मैं देख ये सकता हूँ, सर मैं पिन कर दूसरे रहा डिवाइस हूँ। जो मैंने कनेक्ट करा है उसमें विजिबल है। स्क्रीन को प्रिंट करिए, सर होल ठीक है। हाँ ओपन सर करके नाउ तो विजिबल। स्विच करिए थोड़ा सा। सबको विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। हाँ। यस तो सर। नेचर ऑफ इस यस सर। रिसर्च हमने देखा था कि रिसर्च का नेचर क्या है। रिसर्च होती है सिस्टमेटिक, रूल्स रेगुलेशन के साथ में फॉलो किया जाता है, लॉजिकल होती है। हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक होगा। हम किसी भी को उठा के सब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक ग्रुप में अपने मनपसंद बच्चे, दूसरे ग्रुप में जो कोई भी डाल दिया हमने, जूनियर्स डाल दिए, ऐसा नहीं कर सकते। सिलेक्शन रेंडमाइजेशन होना चाहिए। ऐसे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। एम्पेरिकल, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, रिसर्चर मस्ट इन्वॉल्व एंड कलेक्ट डेटा। ओके। जनक लोधी, कल से टाइम पे आना। जनक सुन रहे हो? टाइम पे आना कल से। एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल मतलब मैंने आपको कल बता दिया था कि रिसर्चर खुद को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में। अगर हम उसको रूम पे बैठे बैठे सारे रिसर्च बना रहे हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। किसका माइक ऑन है? अमन मिश्रा। रिडक्टिव मतलब, सपोज आपने क्या किया, स्टूडेंट्स के ऊपर डेटा कलेक्ट किया आपकी कॉलेज लेवल पे, मतलब फिजिकल एजुकेशन के टोटल स्टूडेंट्स में से आपने क्या किया, एक विड्रॉल किया डेटा, है ना। आपने क्या किया, सैंपल को विड्रॉल किया, और जो चेंजेस उस सैंपल में दिखने को मिलेंगे वो सारे चेंजेस हम अप्लाई कर सकते हैं टू द होल पॉपुलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सपोज आपने स्प्रिंटर्स पे लिया, जो कि नेशनल लेवल के स्प्रिंटर है, जिनकी एज 18 से लेकर 20 ईयर्स है, और वो ट्रेनिंग उन स्प्रिंटर्स के ऊपर इफेक्टिव पाई गई। तो इसका मतलब क्या है, वो सेम ट्रेनिंग अगर आप सिमिलर पॉपुलेशन पे देते हो, सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल पे देते हो, होल पॉपुलेशन पे वो अप्लीकेबल होगी। मतलब हम एक सिंगल इवेंट को जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज मतलब क्या होता है कि हर कोई उस चीज को फॉलो कर सकता है। सपोज कैंसर के लिए कोई मेडिसिन बनी या कोई सी वैक्सीन का निजात हुआ, ट्रायल्स में क्या हुआ, उस वैक्सीन को अप्लाई किया गया किन पे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पे, है ना। अब अगर वो वैक्सीन इफेक्टिव उसने वर्क किया, तो अब क्या होता है कि ये सारी जो वैक्सीन है ये हर पीपल पे अप्लाई हो सकती है, उस ग्रुप ऑफ पीपल पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरलाइज करना। जनरलाइज करना मतलब हर एक इवेंट को जो हमने किया है, जो इवेंट हमारा है सिंगल इवेंट है, जो हमने स्टडी की है छोटी सी, उसको लार्ज स्केल पे स्प्रेड करना, वो अप्लीकेबल होना लार्ज पॉपुलेशन पे। रेप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? रेप्लीकेबल का मतलब, सपोज मैंने स्टडी की है ना, वो स्टडी किसी और के द्वारा भी फॉलो की जा सकती है। हमारी रिसर्च ऐसी होना चाहिए कि उसे हर कोई फॉलो कर सके। उसे पढ़ के, उसको पढ़ के
किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए कि आपने किया क्या है और उसको वो आगे कर सकता है। सपोज किसी पर्सन ने ऑस्ट्रेलिया में बैठ के रिसर्च की है, अब मुझे वो करना है इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, उसकी स्टडी को करूँगा, उसके मेथड्स को देखूंगा, तो मैं फॉलो कर सकता हूँ इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर। तो रेप्लिकेबल का मतलब यही है कि रिसर्च को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च को वही सेम कंडीशन अगर हम ले आए तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं, अगेन वही सेम स्टडी को हम दोबारा कर सकते हैं। अनसाइंटिफिक बताया था मैंने, टीनेसिटी। टीनेसिटी का मतलब अंधविश्वास। अनसाइंटिफिक मैटर मतलब ये रिसर्च में नहीं आना चाहिए। अगर ये रिसर्च में हम अपनाते हैं, डेट मीन्स आवर रिसर्च इज नॉट एथिकल, डेट मीन्स आवर रिसर्च इज नॉट गुड, नॉट वैलिड, है ना। तो ये कुछ वेज है जिसको हमें अवॉइड करना है रिसर्च के टाइम पे, जिसको हमें अपनाना नहीं है। तो टीनेसिटी का मतलब क्या हुआ, अंधविश्वास। सपोज आपको एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर ये वाली कलर की टी शर्ट पहन के दौड़ोगे तो आप रेस में फर्स्ट आओगे, है ना। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, वो रिसर्च में उसकी कोई जगह नहीं है। इंट्यूशन मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, कॉमन सेंस, कॉमन नॉलेज, ठीक है। इंट्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉमन नॉलेज। इसका मतलब जो चीज ऑलरेडी सबको पता है, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सब अवेयर है उसके बारे में, है ना, उसको हम लेकर स्टडी नहीं कर सकते, राइट। सिंपल सा नॉलेज अगर देखें कि सन रेजेस फ्रॉम ईस्ट, तो अब इसके ऊपर मैं स्टडी नहीं करूंगा कि सन किस डायरेक्शन से उगता है, किस डायरेक्शन से रेज होता है सन, इस चीज को लेकर मैं स्टडी नहीं करूंगा। तो ये कॉमन सेंस है। ऑथोरिटी, सबको क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन क्लियर विजिबल है सबके लिए? यस, लेट मी नो। यस सर। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। ऑथोरिटी, फॉर एग्जाम्पल, रनिंग करने से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर बोल सकते हैं, कल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने बोला कि रनिंग करने से क्या होगा, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल है ना, या ऐसे टॉपिक पे बोला जिनका उनसे कोई रिलेवेंट नहीं हो, तो क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये ऑथोरिटी के पास इनफ क्वालिफिकेशन नहीं है, सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, या सफिशिएंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने डायरेक्टली कुछ बोल दिया तो उसको हम रिसर्च में साइट ही नहीं कर सकते, हम हमारी रिसर्च में मेंशन नहीं कर सकते उस चीज को। दे मस्ट हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड दे मस्ट हैव इनफ क्वालिफिकेशंस, राइट। क्लियर है यहां तक सबको? ऑथोरिटी का मतलब क्या है? हाँ सर। है ना, जो ऑथोरिटी जिसका हम डेटा साइट कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर उस पर्टिकुलर नॉलेज में क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सपोज NIS NIS पटियाला की स्टडीज बोल देती है कि ये वाली वैक्सीन लेने से क्या होगा, ये वाली वैक्सीन लेने से आपकी कार्डियोवास्कुलर डिसीज के चांसेस कम हो जाएंगे, तो क्या हम इसको मानेंगे? नहीं। इनका काम क्या है? स्पोर्ट्स साइंस की स्टडी करना, ठीक है, समझ गए। तो ये ऑथोरिटी का मतलब है। ऑथोरिटी मतलब, अब ये अनसाइंटिफिक क्यों हो सकती है? जब हम किसी भी पर्सन ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी बोल दिया विदाउट एनी सफिशिएंट क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी सफिशिएंट नॉलेज, हम उसकी बात को मान रहे हैं और रिसर्च में डाल रहे हैं, उस केस में ये हो सकती है अनसाइंटिफिक वे। रेशनलिस्टिक मेथड क्या होती है? रेशनलिस्टिक मेथड किसी पर्टिकुलर एक इवेंट को, है ना, उसके साथ किसी पर्टिकुलर इवेंट के साथ में रिलेट कर रहा है, तो उसको हम जनरलाइज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बास्केट बॉलर्स टॉल होते हैं,
बास्केट बॉलर्स आर टॉलर इन हाइट, ठीक है, XYZ इज बास्केट बॉलर, तो क्या जरूरी है इसको भी टॉल होना चाहिए? नहीं ना, ये में छोटा भी हो सकता है। तो एक इवेंट को लेके आप हर चीज पे वो अप्लाई कर रहे हो, पर्टिकुलर इवेंट को आप हर चीज पे अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो वो जनरल रेशनलिस्टिक मेथड हम इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। अगर हम रेशनलिस्टिक ज्यादा हो जाएंगे तो वो साइंटिफिक अनसाइंटिफिक होगा, है ना? एम्पेरिकल से मतलब क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर। अब ये यहाँ पे साइंटिफिक में भी आता है, नेचर ऑफ रिसर्च में भी आता है और अनसाइंटिफिक में भी आता है। हमारा एक्सपीरियंस तो रिसर्च में होना चाहिए, बट टोटली हमारा ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये अनएथिकल है, ये अनसाइंटिफिक है। समझ रहे हो? आपने सब कुछ स्टडी में अपने हिसाब से करा। भाई मेरे हिसाब से तो प्रोटीन लेने से क्या होता है? मसल मास कम होता है। मेरे हिसाब से तो प्रोटीन लेने से किडनी की डिसीज होती है। मेरे हिसाब से तो प्रोटीन लेने से वाटर लॉस होता है, कीटोन्स बॉडी बन जाती है। तो क्या मैंने बोल दिया बस? किसी पर्सन ने बोल दिया भाई प्रोटीन लेना बेकार काम है, मतलब आपको लेना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो ये खुद के ऊपर नहीं है ना। हमें क्या करना होगा? सारी स्टडीज को देख के कंक्लूजन निकालना होगा। सपोज हम रिव्यू स्टडी कर रहे हैं कि प्रोटीन का क्या प्रोटीन एथलीट्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं? उसमें सारी स्टडीज को देखते हैं, हर ऑथर ने क्या क्या बोला, उस ऑथर की स्टडी को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे और कंक्लूड करेंगे, सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे। पर नहीं, हम किसी जो कोई बोल रहा है हमको किसी से मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से है वही स्टडी में वही कंक्लूजन निकलेगा, वही मेरी स्टडी का फाइंडिंग होगा। तो इस केस में एम्पेरिकल इज अनसाइंटिफिक मेथड। क्लियर है एवरीवन? साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक क्लियर है? नेचर ऑफ रिसर्च एंड अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। एनी डाउट? नाउ No, sir. लेट्स सी द टाइप ऑफ रिसर्च। अभी हम एक एक करके ब्रीफ डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। आने वाले सेशंस में हम एक एक रिसर्च को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे एथिकल इशू इन रिसर्च। नाउ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जैसे मैंने आपको कल बताया था, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर एप्पल गिर गया। अब उसने सोचा भाई ये ऊपर से नीचे क्यों आया? हो गया ग्रेविटेशन का निजात, हो गया ग्रेविटेशन का इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ठीक है, नया निकल गया। लॉज ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये फंडामेंटल रिसर्च है। इसका मोटो क्या है? व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? इट कंट्रीब्यूट टू द नॉलेज बेस। ये क्या करता है? नॉलेज को बिल्डअप करता है। क्या करता है? नॉलेज बेस बनाता है। उस नॉलेज बेस का इस्तेमाल करके, उस नॉलेज बेस का इस्तेमाल करते हुए हम उसको अप्लाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। डायरेक्टली इसका कोई बेनिफिट नहीं है, डायरेक्टली इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? ये बस कंट्रीब्यूशन करता है, प्रिंसिपल्स बनाता है, लॉज बनाता है। लेस डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, है ना? ग्रेविटेशनल से डायरेक्टली किसी का कुछ सोसाइटी का डायरेक्टली भरा नहीं हुआ, बाकी उसके कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन हुआ है। क्लियर है? फंडामेंटल रिसर्च क्या रोल है फंडामेंटल रिसर्च का? इसको प्योर रिसर्च भी बोलते हैं, है ना? इसका रोल क्या है? नॉलेज का कंट्रीब्यूशन, राइट? नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का काम क्या है? जस्ट वेट, लेट मी पुट द चार्जर। अप्लाइड रिसर्च का काम क्या है? जो भी हम फंडामेंटल नॉलेज लेते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, है ना, उसके एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वो रिसर्च क्या हो जाएगी हमारी? अप्लाइड रिसर्च। क्लियर है? अप्लाइड रिसर्च का काम क्या है? इट सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
ऑफ सोसाइटी, है ना? क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम? सपोज एथलीट के पैर में क्या है, या फिर सपोज बैक पेन होता है ना? बाइक चलाते टाइम पे क्या होता है? बैक पेन होता है। तो किसका इन्वेंशन हुआ? सोकअप का। अब सोकअप से क्या होता है, जब भी कुछ आएगा बीच में, गड्ढा आएगा, तो क्या होगा, ये शॉक को ऑब्जर्व कर लेगा और हमारी बॉडी के ऊपर झटका नहीं लगेगा। तो इसमें क्या प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ? फोर्स एंड दिस ऑल, है ना? तो ये क्या है? अप्लाइड रिसर्च क्या कर रही है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में मेन डिफरेंस क्या है? एक्शन रिसर्च सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, अप्लाइड रिसर्च सॉल्व तो करता है, बट एक्शन रिसर्च क्या करता है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इमीडिएट एक्शंस लेता है, राइट? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट इज मोर लोकलाइज्ड प्रॉब्लम, है ना? किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई सी बीमारी फैल रही है, वहां के डॉक्टर ने कुछ पर्टिकुलर स्टडी करके वहां का जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया, ये क्या एक्शन रिसर्च है? ये लेस कंट्रोल होता है, रियल वर्ल्ड सेटिंग में होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के बेनिफिट के लिए होता है, और क्लोजली लिंक टू द एप्लीकेशन, इसका डायरेक्टली यूज होता है टू द सोसाइटी, टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्लियर है यहां तक? यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। नाउ डेवलपमेंटल रिसर्च। अब डेवलपमेंटल रिसर्च क्या होती है? मैच्योरेशन के साथ में, टाइम के साथ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो हम देखते हैं डेवलपमेंटल रिसर्च में। टाइम के साथ में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो देखते हैं हम किसमें? डेवलपमेंटल रिसर्च में। फॉर एग्जांपल, आपको देखना है कि एज के साथ में मसल्स मास में क्या चेंजेस आता है। किसमें क्या चेंजेस आता है? मसल मास में। तो ले लेगा। पढ़ा रहे हैं भाई सर, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। भाई जयकांत, बढ़िया पढ़ा रहे तो पढ़ लो यार, म्यूट करके। हाँ, सपोज कोई पर्सन 20 इयर्स की एज में है, उसको हमें देखना है कि जब वो 50 साल का हो जाएगा तो उसकी मसल्स में क्या बदलाव आता है, कितना बदलाव आता है, कितना परसेंटेज मसल लूज करता है कोई पर्सन आफ्टर 30 इयर्स। तो इतना लंबा लॉन्ग पीरियड का जो हम चेंजेस देख रहे हैं, ये 10 इयर्स भी हो सकता है, 20 इयर्स भी हो सकता है, बट इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड। तो वो चेंजेस हम देखेंगे डेवलपमेंटल रिसर्च में। डेवलपमेंटल रिसर्च मतलब मैच्योरेशन के साथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि 20 साल का जो पर्सन था, 20 इयर्स का जो पर्सन था, वी हैव टेकन अ डेटा ऑफ 20 इयर्स पर्सन and after 30 years we have again test the same person to see the changes in the muscles. For this study we have to wait for the 30 years, 10 years, 20 years, and this is a very long period. It may have lots of problem. क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सब्जेक्ट लूज हो सकते हैं, मोर्टालिटी हो सकती है, सब्जेक्ट अपना नेचर चेंज कर सकता है, टेस्टिंग इफेक्ट हो सकते हैं। ये सारे, चिंता मत करो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये सारी चीज़ें स्लो पढ़ेंगे, है ना? तो ये चेंजेस हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इस केस में हम क्या करेंगे, वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से एक सेम पॉपुलेशन से 20 ईयर वाला पर्सन लेंगे हम, मेल लेंगे, फीमेल लेंगे, जो भी सब्जेक्ट है, और लेंगे 50 ईयर्स वाले, 20 ईयर्स वाले लेंगे और लेंगे 50 ईयर्स वाले। इसका हमने टेस्ट लिया एंड वी हैव टेकन अ टेस्ट आल्सो फॉर 50 ईयर्स ऑफ एजेड पीपल। इन दोनों को कंपेयर किया, इनका मसल मास निकला 40 kg, सपोज इनका मसल मास निकला 25 kg फॉर एग्जाम्पल, लीन मसल मास। तो हमने चेंजेस देखा कि 30 साल के अंतराल में आफ्टर 30 ईयर्स पर्सन टेंड टू लूज मीन वैल्यू ऑफ 50 kg ऑफ मसल मास। यह है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब ये दो स्टडी में डिफरेंस बताओ मुझे, क्या क्या है बताओ। यस, की पॉइंट्स बताइए। एनीवन?
कल देखा था हमने लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी में व्हाट आर द की पॉइंट्स, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, यू आल्सो नोट इट डाउन, ओके। बताइए टेस्ट की बात करें, सपोज टेस्ट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल में कितनी बार टेस्ट होगा? मल्टीपल टाइम्स और सिंगल टाइम? एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली या बार बार? यस, क्या नाम है? मधु, किरण, अमन, निशांत, काजल, बताइए। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में Longitudinal means repeated. यस, Is रिपीटेड cross-sectional टेस्ट, mean we will meet one time. यस। इन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी रिपीटेड टेस्ट, एक पर्सन को उठाया, एक ग्रुप को उठाया, सॉरी, वन ग्रुप 30 इयर्स वाला था, रिपीटेड टेस्ट में बी देयर और मे बी ए डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, अगर टाइम की बात करें, एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। वाइल इन केस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी सेम टाइम, साइमल्टेनियसली सेम टाइम, एक ही टाइम पे हमने क्या किया, एक ग्रुप को टेस्ट कर लिया और दूसरे ग्रुप को भी टेस्ट कर लिया, ठीक है। यहां पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या डिफरेंस है सब्जेक्ट में? क्या डिफरेंस है सब्जेक्ट में? यस, अभिषेक, मेघराज, तानिया, बताइए सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस रहेगा? लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी के सब्जेक्ट्स में डिफरेंसेस क्या रहेगा? दीपक, सत्येंद्र, खुशबू, यस। सर एक में सब्जेक्ट सेम रहेंगे सर, और एक में हम अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे सर। हाँ, राइट। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? सेम सब्जेक्ट्स, सेम सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइम, टेस्ट एट डिफरेंट टाइम। यहां पे क्या होगा? डिफरेंट सब्जेक्ट, टेस्टेड एट सेम टाइम। नोट इट डाउन, नोट कर लिया सबने? क्लियर है सबको यहां तक? यस, अमीर, रश्मि, क्लियर? हर्ष? Yes. Okay, fine. Now experimental study, one of the most interesting study, और अलग से सिलेबस में भी दिया हुआ है यूजीसी नेट का, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फॉर नाउ जस्ट सी अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं चेंजेस। We can say it is a input और it is a output। यहां से हमने क्या किया, जो भी चेंजेस करेंगे या ये ट्रीटमेंट देंगे हम, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या आएगा, असर आएगा उसका, ये रिजल्ट है। सपोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल मास में क्या चेंजेस आ रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल मास में क्या चेंजेस आ रहा है, ये हम देखेंगे किसमें? एक मिनट, मसल मास के ऊपर क्या चेंजेस आ रहा है। तो इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और मसल मास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब इसमें क्या है, सपोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से क्या हो रहा है, एक और स्टडी ले लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन स्प्रिंट परफॉर्मेंस, स्प्रिंट परफॉर्मेंस। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल स्प्रिंट परफॉर्मेंस। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से क्या हुआ? मसल मास में इंप्रूवमेंट आया, मसल मास के वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आया। ये मसल मास स्टडी में नहीं है हमारी, हमने क्या देखा? इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन स्प्रिंट परफॉर्मेंस। नाउ इसको हम कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? एनीवन नेम दिस वेरिएबल?
जो पिछले बैच में थे उनको पता होगा, या फिर जस्ट इफ यू हैव स्टडी जस्ट टेल मी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से सर ये एक्सटेनियस वेरिएबल होगा। यस, मसल मास को Extraneous variable. नो, यस एनीवन। स्ट्रेंथ, आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन स्प्रिंटर परफॉर्मेंस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल मास में चेंजेस आ रहा है और मसल मास की वजह से आपका स्प्रिंट का परफॉर्मेंस आ रहा है। नाउ नेम दिस वेरिएबल। व्हाट इज मसल मास? इट इज एनीवन? डिपेंडेंट। Dependent variable. नो, अरे डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये रहा स्प्रिंट परफॉर्मेंस, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल मास को बोलेंगे हम इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंजेस आ रहा है, वो चेंजेस की वजह से कुछ आ रहा है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी। मसल मास इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी बट इट इज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो इंटरमीडिएट चेंजेस आते हैं, जो बीच में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बिफोर आउटपुट, बिफोर रिजल्टेड, ये मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दूंगा तो बीच में कुछ चेंजेस आएंगे ना, उस चेंजेस की वजह से अल्टीमेटिंग हमें कुछ आउटपुट दिखेगा। नाउ दिस इंटरमीडिएट भी तो कुछ चेंजेस आएंगे। इफ यू फाउंड एनीथिंग इंटरमीडिएट दैट इज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल, नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब Okay, sir. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से स्प्रिंट का परफॉर्मेंस तो आपका इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, पर अब क्या है, ये जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम पे क्या है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे थे, क्रिएटिन ले रहे थे, बहुत सारा प्रोटीन ले रहे थे। अब ये वेरिएबल को क्या बोलेंगे, जिसके वजह से स्प्रिंट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया। अब ये वेरिएबल को क्या बोलेंगे? अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एनी अदर वेरिएबल, हाँ, यस, Extraneous variable. एक्सट्रानियस वेरिएबल, वेरी गुड, है ना। अब अगर ये एक्सट्रानियस वेरिएबल के वजह से स्प्रिंट परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है, इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी वीक। इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी वेरी वीक। अब इंटरनल वैलिडिटी का हम एक्सट्रानियस वेरिएबल किसे कह रहे हैं? यस, बर्डन बोलिए। एक्सट्रानियस वेरिएबल जो हम वेरिएबल कह रहे हैं वो किसे कह रहे हैं सर? एक्सट्रानियस वेरिएबल कह रहे हैं हम, एक्सट्रानियस वेरिएबल ये जो क्रिएटिन है, प्रोटीन है, जैसे जो हमारी स्टडी में इंक्लूड नहीं है। सपोज आपका टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के वजह से इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन स्प्रिंट परफॉर्मेंस, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट क्या हुआ, ये प्रोटीन इंटेक की वजह से हुआ, क्रिएटिन की डाइट की वजह से हुआ, एक्स्ट्रा जो वेरिएबल स्टडी में इंक्लूड नहीं है उस वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो चेंजेस लाता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, और वो स्टडी का पार्ट नहीं है, स्टडी का पार्ट सिर्फ इतना है ना, अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ एनी अदर वेरिएबल ब्रिंग चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। गॉट इट? यस, ओके सर। ओके। अब इसी को बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। सर हाँ बोलिए। सर फिर वो मॉडरेटर वेरिएबल कौन से होंगे सर? उनसे भी तो जो मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है ना, या फिर हमारा रिजल्ट जो होता है वो बेटरमेंट के लिए होता है? यही इंटरवेनिंग वेरिएबल को ही मॉडरेटर वेरिएबल बोलेंगे, राइट? ओके सर। हाँ, अब देखो, सपोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्प्रिंट परफॉर्मेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वजह से ही
स्प्रिंट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है। इफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल solely due to manipulation of independent variable, that is mean your interval validity is strong, that is called internal validity। क्लियर है ना? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये क्लियर है सबको यहां तक? अभी हम इसको इंटरनल वैलिडिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 2 सेशंस होंगे, Yes, sir. है ना, उसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। नाउ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अलग अलग डिजाइन्स होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, है ना। ये हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। सोलेमन 4 ग्रुप डिजाइन, स्टैटिक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, किस केस में क्या अप्लाई होता है और किस केस में कौन सा स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अप टू ईयर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल होता है। नेक्स्ट है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब मैंने बताया था, रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल के हिसाब से, अपने हिसाब से कौन क्या सोचता है, वो है क्या एम्पेरिकल रिसर्च। जैसे पोएट्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, है ना, अपनी एक कहानियाँ लिखते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे काम करना। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या हो सकते हैं, जो जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, इमोशंस हो गया, प्यार हो गया, लव हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है ना। वी कैन से इट इज़ ए फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ रिसर्च। जो कहानी लिखते हैं लेखक वगैरह हो गए, इनका क्या रहता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रहता है, कोई सॉलिड रियल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ये होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंडर। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अब हमने देखा कि लास्ट टाइम देखा था, स्प्रिंट ट्रेनिंग करने से मसल मास में इंप्रूवमेंट होता है। अब मैं स्टडी करूं कि ये क्यों होता है, तो ये आ जाएगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। क्यों, कैसे, किस लिए, रीजन, इसका कोई लॉजिक। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या करता है, 2 चीज़ों के बीच में, 2 फिनोमिना के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि मसल मास, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल मास क्यों बढ़ी, एंडोरेंस ट्रेनिंग करने से क्यों नहीं बढ़ी। एक्सप्लेनेटरी नाम से लग रहा है एक्सप्लेनेशन। स्ट्रेस से हार्ट अटैक क्यों आता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है, यस एनीवन, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से क्या समझते हो? सर जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, मतलब जैसे जो सिचुएशन होती है उसको हम एज इट इज जस्ट डिस्क्राइब करते हैं। यस, वेरी गुड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब जो आपने देखा, जो आपने पढ़ा, जो आपने रिकॉर्ड किया, उसको वैसे ही डायरेक्टली प्रेजेंट कर दो। देयर इज नो मैनिपुलेशन डन बाय ऑथर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने क्या देखा था, मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन मतलब जो हम बार बार बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन मतलब क्या, चेंजेस। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी स्क्वाट की, 50 किलो का मैंने लगाया बेंच प्रेस। एक स्टूडेंट को मैंने देखा 70 किलो के बेंच प्रेस से क्या होता है, एक स्टूडेंट को देखा 40 किलो के बेंच प्रेस से क्या होता है। ये हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो भी हम देखेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, आप ताजमहल घूमने गए, वहाँ जाके आपने क्या किया, पूरा हिस्टोरिकल रिसर्च, आपने जो भी हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड किया उसको प्रेजेंट कर दिया। डेट इज ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना। जो भी फिनोमिना है उसको आपने प्रेजेंट करा, तो डेट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब इसके अंडर में क्या क्या आ सकते हैं, नॉर्मेटिव सर्वे, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, डेवलपमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन स्टडीज। इन सब में क्या कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। रिव्यू स्टडीज, मेटा एनालिसिस, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अब देखो मेटा एनालिसिस और सिस्टमेटिक रिव्यू, ये भी एक टाइप की स्टडी होती है।
Anyone tell me the difference between review, systematic review and meta analysis? What is meta analysis? Anyone? ये भी एक टाइप की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. यस यस, एनीवन टेल मी क्या होता है मेटा एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यू क्या होता है? सर ये एनालिटिकल रिसर्च का ही पार्ट है. हाँ, तो होता क्या है इसमें, क्या करते हैं हम? सर वो थोड़ा सा भी ठीक से कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं. नहीं क्लियर है. एक होता है नरेटिव रिव्यू, एक होता है सिस्टमेटिक रिव्यू, और एक होता है मेटा एनालिसिस, है ना? अलग से देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिटेल में इसको. 22 या 21 में मेटा एनालिसिस का एक छोटा सा न्यूमेरिकल आया था. नैरेटिव रिव्यू मतलब क्या है? ये सब रिव्यू मतलब क्या होता है? रिव्यू मतलब पहले जानिए, आपने क्या देखा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यार, एक ही एग्जांपल से बोर हो गए क्यों? सपोज मसल मास में क्या चेंजेस आता है अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे मेल और फीमेल. मेल को और फीमेल को हम ट्रेनिंग देते हैं सपोज, तो उसमें मसल मास में क्या चेंजेस आता है? क्या दोनों में इक्विवेलेंट चेंजेस आता है? क्या दोनों में स्ट्रेंथ में चेंजेस आने के लिए मसल मास का होना जरूरी है, मतलब चेंजेस आना जरूरी है ना? ये सारी स्टडीज हम देख रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या करा, ये टॉपिक से लेके ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर पुरानी जितनी भी स्टडीज है उस सब स्टडी पे हमने क्या किया, कलेक्ट किया, और उन सब स्टडी को पढ़ के हमने अपने हिसाब से उसको कंक्लूड कर दिया जनरल वे में. इसको बोलेंगे नरेटिव रिव्यू. क्या किया मैंने, जितनी भी पुरानी स्टडीज है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उसको मैंने कंक्लूड कर दिया, इसको बोलेंगे नरेटिव रिव्यू. अब मैंने क्या किया, कुछ रिव्यू करने के लिए, अब मैं भाई देखो मेरे को ये दिखाना है, मेरा मकसद ये है कि लड़कों में अच्छा दिखाऊं मैं, तो यहां पे तो बायसनेस हो जाएगी. ऑथर कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं भाई. मैंने बोल दिया अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, और कंक्लूड कर दिया कि भाई मसल मास सिर्फ लड़कों में बढ़ता है, लड़कियों में इतना मसल मास नहीं बढ़ता है. मैं यही चाहता हूं, मेरा टारगेटेड प्रोजेक्टेड कंक्लूजन यही निकालना है मेरे को. तो इसमें तो पर्सनल बायसनेस आ सकता है. तो इसीलिए क्या होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू होता है. सिस्टमेटिक रिव्यू मतलब इट इज अ मोर वी कैन से इन डेप्थ रिव्यू. इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, है ना? हर चीज का, हर किसी स्टडी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते. इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, कुछ स्टडी मैच करती है उनको ही लेंगे, फर्दर फिल्ट्रेशन लगाते हैं हम, है ना? प्रिज्मा फॉर्मूला फॉलो करते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं. इसका मतलब क्या है कि रिव्यू को, सिस्टमेटिक रिव्यू मतलब एक वे है रिव्यू करने का जो कि मोर सिस्टमेटिक है, मोर रूल्स ऑफ रेगुलेशन की तरफ है, और इसमें ताकि पर्सनल बायस रिसर्चर का ना हो. अब सिस्टमेटिक रिव्यू करने का एक और तरीका है. सिस्टमेटिक रिव्यू हम मेटा एनालिसिस के साथ में भी कर सकते हैं. अब मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं, हम सारी स्टडीज के डेटा को लेते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस मीन ऑफ कंट्रोल ग्रुप डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. यह है फॉर्मूला इफेक्ट साइज निकालने का. मेटा एनालिसिस करते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टडी को न्यूमेरिकली कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकली, स्टैटिकली हम कर रहे हैं सिस्टमेटिक रिव्यू. अभी के लिए इतना समझिए. मेटा एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इस स्टडी को हम एक स्टैंडर्ड वे में, एक स्टैंडर्ड स्कोर के साथ में, उस स्टैंडर्ड स्कोर को क्या बोलते हैं हम, इफेक्ट साइज. हर स्टडी का हम इफेक्ट साइज निकालेंगे, जितनी भी स्टडीज है उनका इफेक्ट साइज निकालेंगे, एवरेज इफेक्ट साइज निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या बेटर है. ठीक है, तो क्लियर है सबको? रिव्यू क्या होता है, नॉर्मल सा रिव्यू विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशन. नरेटिव रिव्यू नॉर्मल सा. सिस्टमेटिक रिव्यू मतलब रूल्स रेगुलेशन के साथ में, बिना कोई बायसनेस के साथ में. और मेटा एनालिसिस मतलब हम क्या करते हैं, उसमें हर स्टडी का इफेक्ट साइज निकालते हैं, न्यूमेरिकली स्टैटिकली रिव्यू करते हैं और कंपेयर करते हैं हर स्टडीज को.
इसका डिटेल वीडियो हम डिटेल में देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज उस जगह पे की जाती है जिसमें डेटा कम हो, जिसमें नॉलेज कम हो। हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या। सपोज आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल शुगर का इंटेक करने से, अभी तक हमें नहीं पता है, सपोज टी का इंटेक करने से क्या होता है, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ता है, स्प्रिंट का परफॉर्मेंस बढ़ता है, या आर्चरी या शूटिंग का परफॉर्मेंस बढ़ता है, माइंड में अलर्टनेस आती है। पास्ट भूल जाइए, अभी तक ये किसी को कुछ पता नहीं था, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का ट्रायल कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टडी उस चीज़ में की जाती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग कम हो, नॉलेज बेस कम हो, और एक्सपेरिमेंटली हम उसको चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं एरिया जिसमें लिटिल नॉन है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या। हम हमारे स्प्रिंटर्स के इंडिया के लेवल स्प्रिंटर्स का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या हम ये वाली ट्रेनिंग अपना सकते हैं क्या, क्या हम एंडोरेंस का पार्ट बढ़ा सकते हैं क्या। स्प्रिंटर्स को बोला जाता है कि एनारोबिक ट्रेनिंग करो, क्या हम उनको एक दिन में 20 किलोमीटर अगर दौड़ा दें तो क्या उनका होमोग्लोबिन बदलाव आएगा और क्या इसका स्प्रिंटर में परफॉर्मेंस आएगा क्या। ये चीज़ हमको करना है, ये चीज़ हमको ट्राई करके देखना है। डेट इज अ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, लेट्स ट्राई फॉर दिस न्यू थिंग। तो की पॉइंट क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, यस एनीवन। किस कंडीशन में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है, यस सर ये मतलब जहाँ वहाँ होती है जहाँ पे ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हाँ और जानना है, एक्सप्लोर हाँ, करना है मतलब स्पेसिफिक। जहाँ पे लिटिल नॉलेज हो, की पॉइंट, व्हाट इज द की पॉइंट, लिटिल नॉलेज हो और इन्वेस्टिगेट करने की पॉसिबिलिटीज निकालने की, तराशने की रेस दिख रही हो कि ये अगर अपने अपना लिया तो स्प्रिंट का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, उस केस में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का इस्तेमाल होता है। पायलट स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, कोई सी भी आप बड़ी स्टडी कर रहे हो, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टडी कर रहे हो जिसमें 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, you have to spend large amount of money or manpower before proceeding to this to the 10,000 people. Let's try the same study on 100 people to check the procedure of the study. बड़ा नुकसान होने से पहले हम एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पे वो चीज को ट्राई कर लेते हैं, डेट इज अ पायलट स्टडी। क्या वो स्टडी फिजिबल है, क्या वो डेटा हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो बड़ा स्टडी करने से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग टू द लार्ज लेवल ऑफ स्टडी, वी विल ट्राई दिस टू द लिटिल नंबर ऑफ पीपल, दैट इज अ पायलट स्टडी। गॉट इट एवरीवन, अप टू हियर एनी डाउट। नो अमन, सर। किरण, मेघराज, हर्ष, No, sir. चाउबा, No, sir. अतुल, यस, सर ये स्टडी और रिसर्च एक ही बात है सर, या दोनों अलग अलग है? एक ही दोनों को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, पर्यायवाची है। एनालिटिकल स्टडी, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एनालिटिकल स्टडी, यस, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर इन डेप्थ स्टडी। यस, वेरी गुड। देखो एनालिटिकल स्टडी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मेन डिफरेंस क्या है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन भी एनालिटिकल रिसर्च का पार्ट हो सकता है, बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें इतना ज़्यादा माइंड को लगाना नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा क्रिटिकली इवेल्युएशन नहीं करना पड़ता है। एनालिटिकल स्टडी, सपोज हमने क्या किया, सर्वे किया कुछ, है ना, हमने देखा पुणे इंस्टीट्यूट में कितने नॉन वेजिटेरियन है, कितने वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन का मसल मास वेट कितना आ रहा, वेजिटेरियन का मसल मास कितना आ रहा। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई एक कंक्लूजन निकलेगा। तो जो भी डेटा अवेलेबल है हम उसका इनडेप्थ, उसकी इंफॉर्मेशन को, इनडेप्थ अवेलेबल इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एनालिटिकल स्टडी में हम उसको इवेल्युएट करते हैं, स्टैटिकली उसमें से हम कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आईपीएल में आपने देखा होगा मोस्ट स्कोरर, है ना, कई बार आप मैच देखते हो तो उसमें आता है, क्या आता है, टॉप 10 स्कोरर ऑफ वर्ल्ड कप, सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे वर्ल्ड कप में, मोस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ एनालिटिकल रिसर्च। डेटा हमारे पास है, पर उनमें से हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं थ्रू क्रिटिकली एवेल्युएशन द मटेरियल, इवेल्युएटिंग कर रहे हैं, इन डेप्थ क्या कर रहे हैं, इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, रिव्यू स्टडी एंड रिसर्च सिंथेसिस, ये सब क्या है, एनालिटिकल रिसर्च का पार्ट है। कोरिलेशन स्टडी, कोरिलेशन स्टडी क्या होता है, यस एनीवन, व्हाट इज कोरिलेशन स्टडी? सर वहां पे हम दो मतलब वेरिएबल्स या फिर दो स्टडीज में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। यस, इसमें हम क्या देखते हैं, एसोसिएशन और रिलेशन। क्या ए को बढ़ाने से बी बढ़ेगा या कम होगा? इफ आई इंक्रीज द ट्रेनिंग और वी कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग, उसका इफेक्ट बी में क्या होगा? क्लियर है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देगा एनीवन? यस, कोरिलेशन का स्टडी का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताइए। एसोसिएशन, एंडोरेंस ट्रेनिंग कर रहा हूं, इसका एंडोरेंस ट्रेनिंग और 100 मीटर स्प्रिंट टाइम पे क्या इफेक्ट होगा? अगर मैं एंडोरेंस ट्रेनिंग करते जा रहा हूँ, 20 किलोमीटर रनिंग करने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? और वी कैन से मसल मास, लेक इट मोर सिंपल, मसल मास के ऊपर इसका क्या कोरिलेशन होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल मास का तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो मसल मास भी बढ़ेगा, मसल मास भी बढ़ेगा, तो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। पर अगर हम बहुत ज़्यादा एंडोरेंस ट्रेनिंग करते हैं विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो मसल मास क्या हो सकता है? कम हो सकता है ना? तो इस केस में क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। इस केस में क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट? तो दैट इज ए कोरिलेशन। अलग से हम देखेंगे, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, स्पेयरमैन कोरिलेशन और रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, ये सारी चीजें देखेंगे हम वन बाय वन, इन सब के फॉर्मूले, इन सब का प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है? कोरिलेशन -1 से लेके +1 तक होता है, बट मल्टीपल कोरिलेशन होता है 0 से लेके 1 तक। मल्टीपल कोरिलेशन इज नेवर नेगेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, जो डेटा हमारा क्वांटिटेटिव हो, क्वांटिटी, हाइट, वेट, उस डेटा को अगर हमें कोरिलेशन निकालना है, जो डेटा हमारा क्वांटिटेटिव हो, क्वांटिटी, नंबर, उस डेटा का हमें कोरिलेशन निकालना है, तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन लगेगा। जो डेटा क्वालिटेटिव हो या सीक्वेंस में हो या रैंक में हो या सब्जेक्टिव जजमेंट हो, उस केस में लगेगा स्पेयरमैन कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? यस एनीवन? पार्शियल कोरिलेशन, ए और बी के बीच में हम कोरिलेशन देख रहे हैं, सी का इफेक्ट को एलिमिनेट करते हुए। पार्शियल, दो वेरिएबल के जब बीच में हम कोरिलेशन देखते हैं तो किसी थर्ड वेरिएबल का इफेक्ट ना आए,
उसको आउट करते हुए जो वेरिएबल कोरिलेशन देखेंगे उसका इफेक्ट को एलिमिनेट करते हुए, दैट इज अ पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, नाउ एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, बताइए एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होता है? यस, एनीवन? एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होता है? सर ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। Historical research. We will go back. सर सॉरी, ये कोई इवेंट हो जाने के बाद जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं वापस से बोलना, क्या क्या क्या? फैक्टर रिसर्च। सर कोई भी इवेंट या कोई भी चीज हो जाने के बाद हम जब रिसर्च करते हैं उसके बारे में तो उसको बोलते हैं। ओके ओके, राइट। और कुछ कुछ बोलना चाहेगा? सर इसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है। यस, बोलिए। सर इसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। यस, और कोई? सर इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते सर। क्या नहीं कर सकते? सर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वेरी वेरी गुड पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखो, आप सबने सही फीचर्स बता दिए सारे। अब देखो इसमें क्या होता है, सपोज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और चेंजेस देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब उस कंडीशन में सपोज कोई कंडीशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिट कर रहा है पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, रिकॉर्ड करना है उसका इफेक्ट को। ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना असर दिखा चुका है, उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। उस डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो आउटकम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज अ एक्स प्लस फैक्टर रिसर्च। जिस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जिस कंडीशन में हम ग्रुप बना नहीं सकते, जिस कंडीशन में हम उस चीज को पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते कि हम उसको ट्रेनिंग दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो पहाड़ी पे रह रहे हैं, अल्टीट्यूड पे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इफेक्ट देखना है कि जो पहाड़ी पे रहते हैं, अल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनका लंग्स कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे लोगों को ले जाके हम 5-10 साल के लिए बसा तो नहीं सकते ना, कि तुम जाओ वहाँ जाके 10 साल तक रहो, कुछ भी चेंजेस देखना है लॉन्ग टर्म में तो इतना टाइम तो लगेगा, 5-10 साल, हैबिटेट की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। तो ये प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको उठा के हम पहाड़ी एरिया में ले जाके वहाँ पूरा परमानेंट तो नहीं सेटल कर सकते ना उनका। तो इसका क्या करेंगे हम, जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो पीपल जो ऑलरेडी दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? अल्टीट्यूड, दे आर लिविंग इन अल्टीट्यूड, उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं लंग्स के ऊपर। इस केस में देयर इज नो मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी प्रोसेस में आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी चल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अपना ट्रेनिंग देना, अपना क्या बोल सकते हैं उसका असर दिखाना। वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग द चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। क्लियर है? यस, एनीवन? यस सर। सबको क्लियर है ये एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होता है? यस क्लियर है? सर। यस सर। एनी डाउट? Sir, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलरेडी गिवन एंड वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको देखो, लैटिन वर्ड मतलब क्या होता है इसका? आफ्टर वर्ड, थिंग्स डन आफ्टर वर्ड, मतलब ये ऑलरेडी पहले हो चुका है। नाउ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च। मैं ग्वालियर से मुरैना के लिए ट्रेवल करता हूं जब भी,
हर संडे सपोज मैं ग्वालियर से मुरैना के लिए ट्रेवलिंग जाता हूँ प्लेन से, है ना। तो मैंने क्या नोटिस किया, जब भी मैं लैंडिंग करता हूँ, जिस दिन मैं लैंडिंग करता हूँ उस दिन मेरी क्या होती है, स्लीप बिगड़ जाती है। कंडीशन समझो, वेन एवर आई यूज टू ट्रेवल विद दिस प्लेन ऑन द डे ऑफ लैंडिंग माई स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड, उस दिन मेरे को नींद नहीं आती। मैंने एक दिन देखा भाई, मैंने फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट डे गया, 7 तारीख को गया, 10 तारीख को गया, 12 तारीख को गया, सेम चीज रिपीट होते जा रही है। तो मेरा कंक्लूजन क्या बन गया कि जब भी ट्रेन से ट्रेवलिंग करेंगे आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ेगा। डेट इज व्हाट इज इंडक्टिव अप्रोच, डेट इज अ इंडक्टिव अप्रोच। एक सिंगल इवेंट आप बार बार नोटिस कर रहे हो, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से आपका एक कंक्लूजन बनता है, उसको बोलेंगे हम इंडक्टिव अप्रोच। आपने एक चीज नोटिस की, आज कल भी वो हुआ, परसों भी हुआ, जब जब आपने वो सेम चीजें फॉलो की तब तब आपको वो पर्टिकुलर चेंजेस दिखा, दैट इज अ इंडक्टिव अप्रोच। क्लियर है? आपको स्पेसिफिक इवेंट कुछ नोटिस हुआ, उसके Yes, वजह sir. से एक जनरल कंक्लूजन बन गया, उसके वजह से क्या हुआ, एक थ्योरी बन गई। क्या हो गया कि जेट लैग होता है, जेट लैग। जब भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवलिंग करते हो, आपने अर्थ के इस पार्ट से गए हो उस पार्ट पे, आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ा, क्योंकि आप इस दिन में थे, वहां जाके पता नहीं रात हो गई दिन हो गई, आपका स्लीप साइकिल, आपका क्या बोलते हैं उसको, कार्डियम रिदम, ये सब बिगड़ गया, सर्काडियन रिदम। तो ये थ्योरी बन गई। मैंने आज नोटिस करा, लोगों ने परसों जब भी वो प्लेन से ट्रेवल करते हैं, इंडिया से अमेरिका यूएसए जाते हैं, उनको ये चीज़ नोटिस बनी। तो सर्काडियम रिदम, जेट लैग एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक थ्योरी बन गई। तो एक सिंगल इवेंट बार बार जब रिपीट होगा तो उससे बन जाएगी थ्योरी, दैट इज इंडक्टिव अप्रोच। इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं, बॉटम अप, सॉरी इसका डायग्राम ये नहीं है, इंफॉर्मेशन पैटर्न थ्योरी, ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इंफॉर्मेशन पैटर्न टेंटेटिव अप्रोच थ्योरी, ये वाला इंडक्टिव है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? थ्योरी का फॉर्मेशन किस में होता है, की पॉइंट याद रखो, इंडक्टिव अप्रोच। पेपर 1 में भी काम देगा आपको, ये पेपर 1 में भी है। ये क्या होता है, थ्योरी का फॉर्मेशन किस रिसर्च में होता है, मैं पूछूं तो इंडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच? इंडक्टिव में सर। इंडक्टिव में होता है। स्पेसिफिक टू जनरल किस अप्रोच में होता है, स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव में होता है। इंडक्टिव में होता है, ठीक है। इसको बॉटम अप्रोच बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट डिडक्टिव अप्रोच है। ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई है, आप उस थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो। आपने क्या किया, उस थ्योरी को टेस्ट किया, आपने हाइपोथेसिस बनाई कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपने उसको टेस्ट किया, वो हो गया डिडक्टिव अप्रोच। थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है, ये डिडक्टिव अप्रोच है। थ्योरी बनी हुई है, आपने हाइपोथेसिस बनाई, क्या ये ऐसा होता है, मैं प्लेन में बैठूंगा, आपने 10 लोगों को बिठा के ग्रुप में भेजा 4 बार, आपने हाइपोथेसिस बना ली कि अगर ऐसा जाने से क्या होगा, स्लीप पैटर्न बिगड़ेगा, आपने नोटिस किया, ऑब्जर्वेशन करा और कंफर्मेशन मिल गया आपको। ये क्या, जनरल थ्योरी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं हम, ये क्या है, डिडक्टिव अप्रोच। गॉट इट? क्लियर है? यस, यहां तक सबको Okay, sir. क्लियर है? चलो ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च। अभी कोई जाएगा नहीं?